हेलो हेलो 1122235566 लेट्स गो। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं इज़ द वॉल्यूम टू मच। आई फेल्ट लाइक इन द लास्ट वीडियो कि द वॉल्यूम वॉज लिटिल बिट टू मच, सो आई विल ट्राई टू रिड्यूस इट टू अ मिनिमल लेवल। आ जाओ। तो भाई क्या करने वाले हैं आज हम? इम्यूनोलॉजी में हम आगे बढ़ते हैं। जो भी हम अभी तक पढ़ते चले आए हैं मैं भूल भी गया हूँ, सही बताऊँ तो आधी ज़्यादा चीज़ें, बट चलो कोई बात नहीं भाई, दिस इज़ लाइफ। पढ़ो, भूलो, आगे बढ़ो, और फिर वापस से पढ़ो, फिर वापस से भूलो, फिर वापस से आगे बढ़ो। पिछली वीडियो में हमने क्या किया था? अभी तक हम ओवरऑल क्या क्या कर चुके हैं? हम अभी तक इनेट इम्यूनिटी के सारे पार्ट्स देख चुके हैं, और वैसे भी हमने करनी भी इनेट इम्यूनिटी ही कवर है, ठीक है? ओके, सो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं रिसेप्टर बायोलॉजी, और आइदर वी कैन समराइज एवरीथिंग, लाइक वापस से रिवाइज कर सकते हैं हम चाहें तो। चलो ठीक है, काम करते हैं। दिस इज विल मेक इट अ रिविजन वीडियो। लेट्स रिवाइज एवरीथिंग दैट वी स्टडी। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सिंपल वंस। सबसे पहले कुछ नहीं है, जो हम 15 क्वेश्चन करने थे हमें हर वीडियो की एंडिंग में, हम वो 15 क्वेश्चन वापस से करने का ट्राई करेंगे। 3 कैटेगरी थ्रेट की क्या क्या हैं, और जो अपना इम्यून सिस्टम है वो कैसे डिस्टिंग्विश करता है। और चलो ठीक है, मैं पहले वो 3 कैटेगरी देखता हूँ। आपका जो इम्यून सिस्टम है वो, उसको 3 चीज़ें देखनी होती हैं भैया। हेल्दी सेल्फ है, ठीक है, और नॉन हेल्दी सेल्फ है, ठीक है। नॉन हेल्दी सेल्फ है, ये 2 चीज़ें, हेल्दी सेल्फ है, नॉन हेल्दी सेल्फ है, और एक फॉरेन है। ये 3 कैटेगरीज़ हैं हमारे पास, जो जिन पे हमें ध्यान देना है और जिन पे हमें ज़्यादती बरतनी है। ओके, व्हाट वाज दैट? लेट मी सी इफ आई स्टिल रिकॉर्डिंग। आर वी ऑन? हेलो हेलो, या वी ऑन? लेट्स क्रैंक इट अप। हेलो हेलो, आई वांटेड टू बी अ लिटिल। ओके 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 ओके, फाइन, लेट्स मूव ऑन। मेरे को अभी तक, आज तक ये पूरा का पूरा ढंग से समझ में आया नहीं है कैसे ऑपरेट होता है। 3 चीज़ें होती हैं भाई हमारे पास। ओके, एंड वाई इज़ बैड सेल्फ हार्डर टू डिफाइन देन सिंपल नॉन सेल्फ? बिकॉज इट्स सेल्फ एट द एंड ऑफ द डे है ही आपका पार्ट, तो इट्स वेरी हार्ड टू डिफाइन। वाई डज स्प्लीनेक्टोमाइज पेशेंट्स फेस डिफरेंट इन्फेक्शन रिस्क देन समवन विद डैमेज लिम्फ नोड्स? देखो भाई, आपके लिम्फ नोड है, इसने 2 चीज़ों की बात करी। एक इसने आपके लिम्फ नोड की बात करी, और एक इसने आपकी स्प्लीन की बात करी है। देखो, स्प्लीन जो होता है वो ब्लड क्लीन करता है, लिम्फ नोड जो होता है वो लिम्फ क्लीन करता है। स्प्लीन अगर आपकी चली गई तो जो ब्लड बॉर्न बैक्टीरिया हैं, अपने जो ब्लड बॉर्न बैक्टीरिया हैं, वो आपको दिक्कत दे सकता है। तो ये बात ध्यान रखना। विच ऑर्गन डज टी सेल मेच्योर इन? थाइमस। एंड व्हाट 2 सिलेक्शन प्रोसेसेस अकर देयर? यहाँ पे 2 सिलेक्शन प्रोसेस होती हैं। एक होती है हमारी नेगेटिव सिलेक्शन, एक होती है हमारी नेगेटिव सिलेक्शन, एक होती है हमारी पॉजिटिव सिलेक्शन। भाई अगर वो अगर नेगेटिव सिलेक्शन ये होता है कि भाई आपने रिएक्शन करवाया, ठीक है, आपने टी सेल का किसी चीज़ के साथ रिएक्शन करवाया, अगर वो बाइंड कर गया तो ठीक है, अगर वो बाइंड कर गया उस चीज़ से, अब वो कुछ भी हो सकता है वो सेल्फ की सेल हो। भाई सेल्फ की सेल तो आप नहीं चाहते हो डिस्ट्रॉय हो, तो अगर वो खुद की सेल से बाइंड कर रहा है, ऑटो बाइंड कर रहा है, तो आपको उसको डिस्ट्रॉय करना है। यानी कि अगर वो बाइंडिंग में सक्सेसफुल है, अगर वो बाइंडिंग में सक्सेसफुल है, तब आप उसको डिस्ट्रॉय कर दोगे, ठीक है। और अगर वो बाइंडिंग में नॉन सक्सेसफुल है, ये बात ध्यान रखना कि जब मैं बाइंडिंग वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, तो ये बात ध्यान रखा किस चीज़ से बाइंड कर रहा है वो, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। टी सेल अगर गलत चीज़ से बाइंड कर रहा है और तब आप ख़त्म कर रहे हो, तो दैट इज़ नेगेटिव सिलेक्शन। टी सेल अगर सही चीज़ के साथ बाइंड कर रहा है, और जो चीज़ें नहीं बाइंड कर रही हैं सही चीज़ के साथ, उनको ख़त्म करना इज़ पॉजिटिव सिलेक्शन, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। नेम 1 इम्यून सेल दैट इज़ लिम्फॉइड बाय लिनिएज बट इनेट बाय फंक्शन। अब बात ऐसी है कि भाई जितनी भी लिम्फॉइड सेल्स होती हैं वो ज़्यादातर आपकी अडेप्टिव में आ जाती हैं। बी सेल, टी सेल नहीं, वही बी सेल टी सेल अडेप्टिव होती हैं। हाँ यस, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट,
बट यहाँ पे एक लिम्फोसाइट लाइक सेल्स होती हैं LLCs, जो कि दिख आप है तो लिम्फोइड से आए हैं, लिम्फ से आए हैं, बट उनका जो फंक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इनेट है. लेट्स सी. पहला सवाल का जवाब जैसे हमने देखा था, बैड सेल्फ इज़ ट्रिकियर बिकॉज सेल सरफेस स्टिल लार्जली लुक्स लाइक सेल्फ कैंसर सेल्फ, ठीक है, अपने जैसी दिखती हैं. कैंसर सेल्स अराइज फ्रॉम योर ओन जीनोम एंड वायरस इन्फेक्टेड डिस्प्ले मोस्टली नॉर्मल सेल्फ प्रोटीन, यारा. ठीक है, ये भी हमने देख लिया था भाई कि अगर ऑप्सोनाइज्ड बैक्टीरिया जो है वो, ऑप्सोनाइज मतलब ऑप्सोनाइजेशन इज़ नथिंग बट मार्किंग, आप मार्क कर रहे हो किसी चीज़ को, वो नॉर्मली तो आपका ब्लड में क्लीन होता है, बट बाई चांस स्प्लीन नहीं है तो वो क्लियर नहीं हो पाएगा. थाइमस अंडर पॉजिटिव सिलेक्शन का मतलब अगर MHC के साथ बाइंड कर जा रहा है भाई तो ठीक है. MHC इज़ नथिंग बट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, एक झंडा टाइप का है, फ्लैग है. अगर किसी फॉरेन पार्टिकल पे या हार्मफुल सेल्फ पे गया तो कहीं पर भी चला गया तो मार्क कर सकता है कि भाई मुझे डिस्ट्रॉय कर दो. नेगेटिव सिलेक्शन यानी कि खुद से रिएक्ट कर रहा है तो इट्स नॉट अ गुड थिंग. NK सेल्स नेचुरल किलर सेल्स या इनेट लिम्फोसाइट सेल्स, लिम्फोइड लीनिएज NK सेल्स, इनेट लिम्फोइड सेल्स. हाँ ठीक है, ओके. ब्रॉड फैमिली का नाम इनेट लिम्फोइड सेल्स है, नेचुरल किलर सेल्स उसका एक एग्जांपल है. तो इसी के साथ साथ हमने पहले चंक का, जो पहला चंक था हमारा, चंक 1 का जो नाम था वो था फाउंडेशन ऑफ इम्यूनिटी. इसके कुछ बेसिक लेवल कर लिए हमने. अब आगे बढ़ते हैं, फिजिकल/केमिकल बैरियर्स एंड माइक्रोबायोटा पे आते हैं. सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे क्योंकि हम ये ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पिछली वीडियोज़ में. वाई इज़ वेरी लो pH अप्रोप्रिएट फॉर स्टमक बट नॉट फॉर द एंटायर GI ट्रैक्ट. तो देखो, जो स्टमक है वो सबसे पहली लाइन ऑफ डिफेंस है, सबसे पहली लाइन ऑफ प्रॉपर. वैसे तो और भी ज़्यादा चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि यही है, बट सबसे पहले आप जो तगड़ा काम कर सकते हो स्टमक में कर सकते हो. इसलिए आपको ऐसा pH चाहिए जो बहुत लो हो, बहुत एसिडिक हो, ताकि आप यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर सको. क्योंकि आगे तो मोस्टली आपको या तो डाइजेशन प्रॉपर करवाना है, मतलब प्रॉपर डाइजेशन ये भी है टेक्निकली, बट अब्जॉर्प्शन आपको मेनली, चलो डाइजेशन वर्ड ही नहीं यूज़ करते, अब्जॉर्प्शन जो है, जो आपका इम्पॉर्टेंट काम है वो आपने बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में कराना है. तो वहाँ का जो माइक्रोबायोटा है वो एब्जॉर्प्शन का काम करे, यहाँ का जो माइक्रोबायोटा है वो मारने पीटने दौड़ने का काम करेगा. मैकेनिस्टिकली एक्सप्लेन करो, AMPs किल पैथोजेनिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बट कई गट कमेंसल्स को छोड़ देते हैं. अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही, कहने का क्या मतलब है, एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड जो होते हैं वो पैथोजेंस को तो मार देते हैं बट आपके गट के बैक्टीरिया को छोड़ देते हैं. जबकि हैं दोनों के दोनों क्या, दोनों के दोनों एक ब्रॉड नज़रिए से देखा जाए तो है तो बैक्टीरिया. तो भाई फिर ऐसा क्या दिक्कत है, फिर ऐसी कैसी चीज़ हो सकती है, आओ देखते हैं. स्पेसिफिक मोलिकुलर अडेप्टेशन बताओ, कलन एट ऑल वाली स्टडी में. आई डोंट रिमेंबर दिस एट ऑल, कोई बात नहीं. व्हाट इज़ IgA, सिक्रेटरी IgA, और ये म्यूकस में जो प्रेजेंस है वो उसको ब्रिज की तरह कैसे आप दिखा सकते हो, मैं ये भी भूल गया. वाई डस एंटीबायोटिक यूज प्रीडिस्पोज टू C. diff इन्फेक्शन मैकेनिस्टिक लीवर. अच्छा ओके, ये मुझे आता है बट मेरे को ये दोनों याद नहीं है टू बी ऑनेस्ट. मेरे को ये याद है कि कुछ, अगर मैं थोड़ा अपना दिमाग लगाऊं तो मेरे को ऐसा याद आ रहा है कि ये हमारे इन्वॉल्व थे फॉस्फोराइलेशन से, तो कुछ इसका लेना देना था, मुझे इतना याद है. इसका फॉस्फोराइलेशन से लेना देना था, डीफॉस्फोराइलेशन से इसका एक्चुअली लेना देना था, मुझे इतना याद है. और मुझे इनका ये भी याद है कि इनके लिपो पॉलीसेकेराइड मेम्ब्रेन में कहीं डीफॉस्फोराइलेशन हो रहा था जिसकी वजह से AMP इनके ऊपर काम नहीं कर पा रहे थे. अब स्पेसिफिकली देखा जाए तो बाद में देखेंगे. IgA आपका म्यूकस में प्रेजेंट होता है बिल्कुल, और म्यूकस में यूजुअली फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह म्यूकस को आप ट्रीट करते हो, तो ये यूजुअली इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है. बट इट इज़ ऑल्सो ऑफकोर्स इट्स एंटीबॉडी, तो भैया इस पर मेमोरी भी है, मेमोरी की कैपेबिलिटी है, मेमोरी की क्षमता है, तो ये अडेप्टिव भी है. मतलब ये जहाँ पे है, जिस जगह पे है वो म्यूकस है, वो इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है, बट जो इसका काम है वो अडेप्टिव है. डिटेल में हम अभी देखेंगे. वाई डज एंटीबायोटिक यूज़ प्रीडिस्पोज टू C. diff इन्फेक्शन, क्या मतलब है. एंटीबायोटिक यूज़ से आपका C. diff इन्फेक्शन कैसे होता है. C. diff इन्फेक्शन ऐसे होता है,
आपका बैक्टीरिया है भाई, आपका बैक्टीरिया की पूरी कॉलोनी है, आपका गट बैक्टीरिया। बट ये जो एंटीबायोटिक यूज़ से आपका गट बैक्टीरिया मर गया, आपका जो गट बैक्टीरिया है वो मर गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब पहले क्या था कि गट बैक्टीरिया डोमिनेट कर रहा था, सी डिफ भी था वहाँ पे, बट ड्यू टू सम रीज़न, ड्यू टू सम रिएक्शन, ड्यू टू सम अडेप्टेशन सी डिफ आपका बच गया। तो ऑफकोर्स इट हैज़ नाउ मोर, हाथ फैलाने की, टांग फैलाने की चादर में जगह बन गई है, तो ये टांग फैला के सो जाता है। दैट इज़ वाई एंटीबायोटिक यूज़ जो है वो प्री डिस्पोज कर देता है आपको इस बैक्टीरिया से। प्री डिस्पोज मतलब आप ज़्यादा ससेप्टेबल हो गए और आपको हो सकता है सी डिफ। तो ये हमने देख लिया था, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग आंसर, वी हैव अ डिटेल्ड आंसर। अगर आपको देखना है तो आप पॉज करके देख सकते हो। EMP रेजिस्टेंट मैकेनिज्म पे आ जाता है। जो आपके होस्ट EMPs होते हैं, एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स, वो डिफेंसिन्स हैं, कैथेलिसिडिन्स हैं, और ये कैटायनिक है, ठीक है। ओह वाह, वेरी याद आ गया मेरे को। EMP आपका कैटायनिक है। अब ये आपका लिपोपॉलीसैकेराइड मेम्ब्रेन है भाई, लिपोपॉलीसैकेराइड मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो फुल एनायनिक होता है, जो टिपिकल एक आपका ग्राम नेगेटिव पैथोजन है, ठीक है। एक टिपिकल ग्राम नेगेटिव पैथोजन है, उसका जो ये होगा सीन होगा, उसका जो लिपोपॉलीसैकेराइड मेम्ब्रेन होगा ये एनायनिक होगा, ठीक है। तो अभी यहीं पे आपको दिख गया कि भाई जो बाहर से चीज़ आ रही है, जो चीज़ आपकी अटैक कर रही है, वो तो आपकी रही कैटायनिक, है ना। जो चीज़ अटैक कर रही है, जिस चीज़ पर अटैक हो रहा है वो एनायनिक, तो यहाँ पे तगड़ा आपका हो जाएगा सीन। यहाँ पे पेप्टाइड आपका अंदर जाएगा और मेम्ब्रेन जो है मेम्ब्रेन डिसरप्शन होगा। सबसे पहले तो मेम्ब्रेन डिसरप्शन ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता, हमारा मोस्टली न्यूट्रल होता है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि जो कमेंसल बैक्टीरियोटिड्स हैं, बैक्टीरियोडिटीज़ हैं, अच्छा ये जो चीज़ मैंने बताई ना, ये इसलिए कि हमारी सेल्स पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा, हमारी सेल्स पे, हमारी बैक्टीरियाज पे नहीं, हमारी खुद की सेल पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब बैक्टीरिया पे क्यों नहीं इफेक्ट पड़ता है? क्योंकि हम जो चीज़ एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ए फॉस्फेटेज कॉल्ड LPXF। ये क्या करता है, हमारे लिपिड से, हमारी जो बैक्टीरिया का लिपिड है, मैं थोड़ा डिटेल में जाऊँगा, बैक्टीरिया डिटेल में नहीं स्पेसिफाई करूँगा मैं, डिटेल में तो नहीं। हम बैक्टीरिया के लिपिड को उसमें यहाँ से हमने एक फॉस्फेट ग्रुप निकाल लिया। अब ये अंडर फॉस्फोराइलेटेड जो फॉस्फोराइलेटेड लिपिड A है, ये इस पे हल्का सा लेस नेगेटिव चार्ज है, तो ये डिसरप्शन नहीं हो पाता है, मतलब इसका जो LPS है वो सही रहता है, ठीक है। ये समझ गया आप। 100 बात की एक बात, जो इनकी दीवार है, इसको ये एनायनिक है, जो बाहर के बैक्टीरिया आते हैं वो एनायनिक है, बट हमारे पास एक चीज़ है, एक फॉस्फेटेज है LPXF। LPXF कुछ नहीं करता, इसको लेस आयनिक बना देता है, जिसकी वजह से हमारी दीवार जो है सही रहती है। हमारे बैक्टीरिया की दीवार, नॉट हमारी दीवार टेक्निकली, वो सही रहती है, ये इससे डिसरप्शन नहीं हो पाता। IgA एक प्रोडक्ट है अडेप्टिव इम्यून सिस्टम का, लेकिन फिर भी वो म्यूकस का पार्ट है, जैसा कि मैंने बताया था, और ये इम्यून एक्सक्लूजन की तरह काम करता है। क्या है भाई, ये पैथोजन से या टॉक्सिन से बाइंड करता है और फिर एपिथेलियम से उसे बाइंड नहीं होने देता। इन्फ्लेमेशन नहीं करवा रहा है ये, एक ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि इन्फ्लेमेशन करवाए, ठीक है, तो ऐसे काम करता है। ये हमने इस बारे में बात कर ली थी। तो ये तो आपका हो गया भाई कि ब्रॉड आपकी जो इम्यूनिटी है वो हमने देख ली। अब हम देखते हैं जल्दी से सॉल्यूबल इनेट इम्यूनिटी के बारे में देखते हैं। सॉल्यूबल इनेट इम्यूनिटी में हमारे 3-4 क्वेश्चंस थे, वी विल टॉक अबाउट दैट। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी हमने ऑल्दो अलग से कवर किया था, बट टू बी ऑनेस्ट आई फकिंग फॉरगॉट इट। कोई बात नहीं, आओ देखते हैं। सबसे पहला है कि आपका ऑल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट पाथवे, जैसे जो मैं भूला था वही आ गया। सबसे पहला सवाल वही आया है कि एक ऑल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट पाथवे है क्यों, और इसको अगर ये नहीं सॉरी, ये सवाल नहीं है कि क्यों है, ये सवाल है कि इसको हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं, एब्सेंस ऑफ सेल्फ रेगुलेशन की तरह बोल रहे हैं, रादर देन डायरेक्टली रिकग्नाइजिंग पैथोजन। तो टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन पहले आप कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पढ़ो। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है, बहुत ही जनरल बेसिक ओवरव्यू में अगर मैं बता दूँ तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक प्रोटीन, एक कैस्केड ऑफ इवेंट है। इट्स अ कैस्केड ऑफ इवेंट है। कैस्केड मतलब एक के बाद ए के बाद बी के बाद सी के बाद सी डी, ये एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे हैं। ये इसमें क्या हो रहा है कि भाई आप इम्यून कैस्केड है, बाय द वे ये इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी है, आप चीज़ों को मार रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए
आपके तीन तरीके होते हैं आपका। एक क्लासिकल पाथवे, क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट है, एक मैनोज बाइंडिंग लेक्टिंग पाथवे होता है, और एक आपका अल्टरनेटिव पाथवे होता है। ठीक है, ये तीन चीज़ें होती हैं, क्लासिकल पाथवे, MBLP और AP। तो यहाँ देखो, यहाँ पे इसकी जो बेसिक नीड है, इसकी बेसिक नीड क्या है भाई, कि इसको एक एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन की ज़रूरत है। एंटीजन एंटीबॉडी की ज़रूरत है इसे। ओके, तो व्हाट अबाउट दिस, इसका क्या, इसको नहीं चाहिए वो, ये कॉन्जिक्यूटिवली ऑन रहता है। एब्सेंस ऑफ सेल्फ रेगुलेशन रादर देन डायरेक्टली। आई डोंट फकिंग अंडरस्टैंड व्हाट द फक इज़ दिस क्वेश्चन। तो हम इसे आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, हमें एक जनरल ओवरव्यू लेना ही था क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का। ट्रेस द क्लासिकल पाथवे फ्रॉम एंटीबॉडी बाइंडिंग टू मैक फॉर्मेशन, नेमिंग ईच की कंपोनेंट इन ऑर्डर। मुझे बिल्कुल याद नहीं है, मेरे को जो थोड़ा बहुत याद है मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन हुआ, फिर उसके बाद C4 से C4b बना, और C2 से C2b बना, और फिर ये C4a 2a बना। फिर इससे हमारा ये क्या चीज़ है भाई, ये सब क्या चीज़ें, अचानक से ये सब क्या आ गया? कुछ ही नहीं है, ये नाम है, ये बस नाम है, चीज़ों के नाम है, मॉलिक्यूल्स के नाम है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, कन्फ्यूज़ मत हो भाई। ये कैसे याद, मेरे को याद नहीं है, मेरे को जो है ये बता रहा हूँ मैं। और ये क्लासिकल पाथवे है, हाँ क्लासिकल पाथवे है। तो जी ये जो है फिर ये C3 कन्वर्टेज बनाएगा। C3 कन्वर्टेज क्या करेगा, C3 को कुछ बदल देगा, मुझे यहीं तक याद है, चलो कोई बात नहीं। वाई इज़ CRP क्लिनिकली मोर यूज़फुल? CRP क्या है भाई, आई फकिंग फॉरगॉट द फक। अब आओ, ये क्वेश्चन ये थोड़ा हाथ से आगे चला गया, तो एक बार मैं ये देख ही लेता हूँ इसके आंसर्स। अच्छा, एक चीज़, C3 जो है, C3 एक मॉलिक्यूल है वो अपना, वो कांस्टेंट लो लेवल हाइड्रोलिसिस को होता रहता है उसका। C3 से वो टूट टाट के कुछ ना कुछ बनता रहता है। एक्चुअली आई शुड ब्रिंग ए फोटो, गिव मी अ सेक, आई ट्राई टू ब्रिंग अ फोटो ओवर हियर। ओके, आई गॉट कॉट इनटू डूम स्क्रॉलिंग, बट लेट्स गेट बैक। तो गुरु जो बात हमारी चल रही थी, अबे यार क्या है ये, उस्ताद शो क्रिएशन टूल्स, थैंक यू। क्या बात चल रही थी भाई हमारी? ये क्लासिकल पाथवे तुम्हारा, ये MBL है, मैनोज लेक्टिंग बाइंडिंग पाथवे है, और ये तुम्हारा अल्टरनेटिव पाथवे है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं भाई, कुछ ज़्यादा ही बड़ा है ये। ओके, दैट्स व्हाट। बात किस पे चल रही थी? हम बात कर रहे थे अल्टरनेटिव पाथवे पे। अब मान घुमा फिरा के जो बात चलती है वो हमारी चलती है C3 कन्वर्टेज पे। C3 कन्वर्टेज है जी, करता धरता C3 कन्वर्टेज है। C3 कन्वर्टेज बनता किस चीज़ से? C3 से। C3 से बनता आपका C3b, फिर ये दो चीज़ें मिलती हैं और C3b से आपका C3 कन्वर्टेज बनता है। मैं फिर आपको एक बार याद दिला देता हूँ, ये मॉलिक्यूल्स और एंजाइम्स हैं और कुछ नहीं है। इनके नाम से घबराओ मत, मैं अपने आप को इस बात बोल रहा हूँ बाय द वे, और इनके नाम से आप घबराना मत। घुमा फिरा के 100 बात की एक बात। और ये जो C4a मैंने लिखा है और 2a लिखा है, ये भी सब में अलग अलग लिखते हैं, सब लोग अलग अलग लिखते हैं, बात मोटा मोटा सेम ही होती है, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं है। सवाल क्या था? अबे सवाल भूल जाता हूँ, एक तो मैं, बड़ी गंदी आदत है। इसको यहाँ लगाओ, नहीं यार क्या दिक्कत है इसको? वापस सवाल फिर से देखते हैं। अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट पाथवे को एब्सेंस ऑफ सेल्फ रेगुलेशन क्यों बोलते हैं रादर देन डायरेक्टली? अरे भैया, रादर देन डायरेक्टली रिकॉग्नाइजिंग पैथोजन, ऐसा क्यों है? जवाब पे आ जाओ भाई सीधा। C3 अंडरगोज कॉन्स्टेंट लो स्पॉन्टेनियस लो लेवल हाइड्रोलिसिस। ये आपका C3 है,
ये बार बार इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, लो लेवल फैक्टर बी फैक्टर डी आ रहा है, लो लेवल हाइड्रोलिसिस होता चलता जा रहा है, होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है। ठीक है, C3 आया, C3H2 से अटैच हुआ, C3H2 और ये दोनों फैक्टर आए बी और डी, इसने इसका हाइड्रोलिसिस करवाया C3A और C3B। ठीक है, generating C3H2O C3B that can land on any nearby surface। फिर से देखो क्या बोला इसने, लो लेवल हाइड्रोलिसिस हो रहा है C3 का, उससे ये बनता है, और ये चीज़ जो है ये उठ के होस्ट सरफेस पे जा सकती है, फॉरेन सरफेस पे जा सकती है, किसी भी सरफेस पे जा सकती है। अब पैथोजन स्पेसिफिक मॉलिक्यूल हो ना हो उस पर डिपेंड नहीं करता है, ये कि जिस सरफेस पे जा रहा है उस पर रेगुलेटरी प्रोटीन है या नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अब मेरे को ये वापस क्लिक कर गया, मैं एक बार वापस से दिखाता हूँ तुमको। देखो, आप यूजुअली जब इमेजिन करते हो इम्यूनिटी को, तो यू इमेजिन कि भाई आपने कोई ऐसी चीज़ है हमारे पास, हमारे है अंदर है, जो किसी फॉरेन सेल पे जाके उसको रिकग्नाइज़ कर रही है। ठीक है, फॉरेन सेल पे गई, फॉरेन सेल को रिकग्नाइज़ किया, और इस चीज़ के अंदर कुछ खास बात है जो उसने रिकग्नाइज़ कर लिया। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली रिकग्नाइज़ नहीं कर रही है ये। ठीक है, मतलब क्या मतलब है, C3 आपके पास मॉलिक्यूल था, C3 का हाइड्रोलिसिस हुआ, C3H2 कैपिटल B स्मॉल b बना, C3B बना। इस चीज़ ने, अब ये जो चीज़ बनी है ये कहीं पर भी जा सकती है, ज़रूरी नहीं है कि रिकग्नाइज़ करके फॉरेन सरफेस पे ही जाए, ये होस्ट सरफेस पे भी जा सकती है। बट अब यहाँ पे एक मस्त बात आती है, वो है रेगुलेटरी प्रोटीन। रेगुलेटरी प्रोटीन, अब ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन है इनका क्या सीन है, ये फैक्टर H है, DAF है, MCP है, ये आपका इनएक्टिवेट कर देंगे C3B को, जो भी C3B था उसको इनएक्टिवेट कर देंगे, भाई तुम शांत हो जाओ, तुम चुप हो जाओ। अगर होस्ट सरफेस हुआ तो होस्ट सरफेस पे ये चीज़ प्रेजेंट होती है। अगेन क्या है भाई, फैक्टर B है, फैक्टर D है आपके पास, सॉरी फैक्टर H की बात हो रही है। वेट, आई एम गेटिंग अ कॉल। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू इट। So I am coming back to this video after a really long time. I think 1 या 2 दिन का गैप हो चुका है, इधर उधर चीज़ों में लग गया था। So I don't exactly recall मैंने कहाँ वीडियो छोड़ी थी। तो मैं उठा रहा हूँ इस सवाल से मैं ये चीज़ उठा रहा हूँ, ये सवाल उठा रहा हूँ। मेरे को लगता है कि मैंने ये नहीं किया ढंग से, बट वही बात है, मेरे को अब याद ही नहीं है मैंने कहाँ से क्या स्टार्ट किया था। चलो कोई नहीं, लेट्स ट्राई, लेट्स गिव इट अ शॉट। हम बात कर रहे थे अल्टरनेटिव पाथवे की। तो भाई I'm having some soup by the way, it's really good. Good shit. तो अल्टरनेटिव पाथवे कंसेक्यूटिवली ऑन रहता है, और वो होस्ट को नुकसान नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि होस्ट के पास कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं जो इस पाथवे पे हल्का रोक लगा देते हैं। इसी के साथ साथ मैं ये चीज़ यहाँ पे पॉज करके आगे बढ़ता हूँ सीधा। पॉज तो आपने बहुत लंबा कर ही दिया है भाई साहब। क्लासिकल पाथवे एंटीबॉडी से लेके मैक फॉर्मेशन तक चलता है। आइए, सबसे पहले आपका एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन है। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आपका C1Q, देयर इज सम शिट कॉल्ड C1Q। बेसिकली व्हाट इट डज, इट ये C4, पता नहीं क्या लिखा है ये, कुल मिला के C4A C4B बना रहा है, C2A C2B बना रहा है। ओके, दो चीज़ें बना रहा है C4 और C2 को कन्वर्ट करके, और हमारे पास जो चीज़ बनती आ रही है वो है C4B2B। अब इसका नेमिंग कन्वेंशन, इसका नोमेनक्लेचर काफ़ी अलग अलग है, काफ़ी जगह मैंने बहुत अलग अलग देखा, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। कहीं C4A2B है, कहीं C4B2B है जैसे यहाँ लिखा हुआ है। तो आई डोंट नो व्हाट टू से, व्हाट टू टेल यू। तो ठीक है, इट्स फाइन, कोई बात नहीं। आई थिंक अगर आप ये एग्जामिनेशन में भी लिखते हो, ऑल्दो टू बी ऑनेस्ट मेरे वीडियोज़ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो आई वुड नॉट सजेस्ट वॉचिंग इट। इट इज़ जस्ट टू बिल्ड इंटुइटिव सेंस, एक इंटुइटिव सेंस बिल्ड करने के लिए। कुल मिला के ये चीज़ें C3 कन्वर्टेज हैं, ये आपका C3A को कन्वर्ट कर देंगी C3AR में। ठीक है, C3AR कुछ की एनाफिलोटॉक्सिन रिसेप्टर्स पे काम करता है,
ये अभी बात की बात है, हमें इस चीज़ को इग्नोर करते हुए C4b2b C3 कन्वर्टेस बनाता है और इस C3 कन्वर्टेस C3b बना रही है, C3 को C3 और C3b में बना रही है। C3b हमारा C4b2b के साथ मिलके C5 कन्वर्टेस बनाता है जो कि C5a और C5b बनाती है, ठीक। और ये C5b जो है वो टूट के दिस शिट मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स बनाता है C5b9। तो यहाँ पे याद रखने वाली ऐसा कोई चीज़ है नहीं, बस आप देख लो कि C3 कन्वर्टेज बनता है, फिर C5 कन्वर्टेज बनता है जो फिर बाद में मैक बनाता है जाके। ओके, वाई इज़ CRP क्लिनिकली मोर यूजफुल देन अ स्लोअर चेंजिंग मार्कर, अगर आपको रियल टाइम अटैक देखना है तो। अब भाई CRP काइनेटिक्स मैटर क्यों करती है, वो ये देख लें। CRP जो है वो 4 से 6 घंटे में अगर आपको कुछ भी होता है तो उसके 4 से 6 घंटे बाद इन्फ्लेमेटरी ट्रिगर उसका ऑन हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा तगड़ा बढ़ जाएगा वो CRP जो है, बहुत तगड़ा बढ़ जाता है। और अगर स्टिमुलस जो है वो ख़त्म हो गया तो ये बहुत जल्दी गिरता भी है। तो इसका मतलब ये है कि ये सॉर्ट ऑफ, नॉट एग्जैक्टली बट सॉर्ट ऑफ साइमल्टेनियसली चलता है अपने करंट डिजीज़ की एक्टिविटी के साथ। ओके, एक स्लोअर मार्कर है, उसे हम ESR बोलते हैं, वो लेस यूज़फुल है अगर आपको रैपिड चेंज देखने हैं तो, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहे कि भाई बिल्कुल यूज़लेस है, आई एम श्योर उसका भी कोई ऐसा यूज़ होगा जो CRP नहीं कर सकता। 2 साइटोकाइन बताओ जो कि जिनका इनेट सेल एक्टिवेशन और स्ट्रॉन्ग एडेप्टिव रिस्पॉन्स में काफ़ी ज़्यादा लिंक है। दुनिया भर की प्यास लग जाती है भाई जब आदमी पढ़ने बैठता है तो। इनेप टू अडेप्टिव ब्रिजिंग साइटोकाइन के 2 एग्जाम्पल IL-12 और IL-18 है। ये दोनों के दोनों एक्टिवेट होते हैं मैक्रोफेज या डेंड्राइटिक सेल से और नेचुरल किलर सेल पे काम करते हैं। ओके, टू ड्राइव IFN गामा प्रोडक्शन। अब वो बात की बात है, कुल मिला के IL-12 और IL-18 आपका एक ब्रिज है, एक साइटोकाइन है ये, बट इनेज सेल को एक स्ट्रॉन्ग अडेप्टिव रिस्पॉन्स से बाइंड करने में इनका काम है। व्हाट इज़ द फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन C3A, C5A, C3B इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे डू। C3A, C5A और C5B में क्या फ़र्क है, यही सवाल। C3B यानी कि इसमें अगर आप इसी को ध्यान से देखो तो भाई ये कीमोटैक्सिस करवा रहे हैं दोनों के दोनों, C3A और C5A, जबकि C3B एक C5 कन्वर्टेज बना रहा है। तो ये तो बड़ा सीधा साधा सिंपल सा तरीका है। इन्होंने यहाँ क्या लिखा है थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। C3A और C5A एनाफिलोटॉक्सिन है जो कि कीमो अट्रैक्टेंट की तरह काम करते हैं और ये फैगोसाइट रिक्रूट करते हैं और वैस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ाते हैं। C3B जो उल्टा है वो आपका टारगेट सरफेस पे अटैच करता है और वो बुलाता है, फिजिकल टैग की तरह काम करता है कि भाई यहाँ मारो, इसको पेलो, इसको रगड़ो। ये बस कीमो अट्रैक्टेंट्स हैं, केमिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और फैगोसाइट को रिक्रूट करते हैं और ये थोड़ा ये टैगिंग का काम करता है C3B। आओ लेट्स मूव ऑन। अब जो अगला सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं हम उस पर आ जाते हैं, अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। न्यूट्रोफिल रिक्रूटमेंट के 4 स्टेप हैं। की एडिशन मॉलिक्यूल बताओ, एक मॉलिक्यूल पेयर बताओ एट ईच स्टेप। तो ये क्या है, अलग अलग स्टेप्स हैं। सबसे पहले न्यूट्रोफिल क्या है एक बार वो देखते हैं भाई। इसमें जो हमने ओवरऑल बड़ा टॉपिक पढ़ा था वो ये था कि आपका जो इनेट इम्यून सेल्स की बात हो रही थी, ठीक है। ये इससे पहले हम सेलुलर पढ़ रहे थे,
ये सारे के सारे जितने भी थे ये हमारे सेलुलर थे, नहीं सॉरी सॉल्यूबल थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। आओ इधर आओ, लेट मी गो। चंक 2 कहाँ से स्टार्ट होता है? हाँ ये तो चंक 2 था, चंक 3 पे आओ। कहीं तो मैं थोड़ा जल्दी ये रहा, ये एक्यूट फेस प्रोटीन है, ये कुल मिला के डिज़ोल्व थे, सॉल्यूबल थे, ये ह्यूमोरल पार्ट है फ्लूइड फेस का, नॉन सेलुलर, ऑल दो वो वाले भी शायद ह्यूमोरल का ही पार्ट है, बट ठीक है कोई बात नहीं। कहने की बात 100 बात की एक बात आसान भाषा में ये है कि ये सारे के सारे सॉल्यूबल थे, सॉल्यूबल इनेट इम्यूनिटी थी। उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो हमने नॉन सॉल्यूबल यानी कि सेल्यूलर इनेट इम्यूनिटी पढ़ी। अभी भी पढ़ हम इनेट इम्यून सेल्स ही रहे हैं, बट ये सेल्यूलर है। तो इसमें ग्रैन्युलोसाइट्स आते हैं जो जिनके अंदर ग्रैन्यूल्स होते हैं, उसमें आपका न्यूट्रोफिल आ जाता है, बेजोफिल आता है, एसिडोफिल आता है, ईओसिनोफिल, ये सब चीज़ें आती हैं। ये किस बेसिस पे हमने इनको नाम दिया है कि भाई ये स्टेन कैसे पिक कर रहे हैं, उस बेसिस पे इनको नाम दिया हमने। आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रोफिल की बात करते हैं। न्यूट्रोफिल जो चीज़ है ये क्या करती है, सबसे पहले तो हल्का सा जल्दी से देखते हैं। इसको हम पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, PMNS। ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट है ब्लड में, सबसे ज़्यादा आपको ब्लड में ये मिल जाएगा, ठीक है। और इसका काम क्या है? मेन काम इसका है, देखो, फैगोसाइटोसिस, डीग्रैनुलेशन और नेटोसिस। फैगोसाइटोसिस इसका काम है भाई, ये किल करने के लिए काम आता है, मारने काटने के लिए काम आता है, और सबसे ज़्यादा ये इन तीनों चीज़ों का यूज़ करता है। अब वापस से हम सवाल पे आ जाते हैं, ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे एक एक टॉपिक पे। ये भाई एक सेल के अंदर कैसे जाता है, तो इसके 4 स्टेप हैं। रोलिंग है, एक्टिवेशन है, एडिशन है और ट्रांस एंडोथीलियल माइग्रेशन है। 4 चीज़ें हैं। क्या क्या है भाई? सबसे पहले ये आपकी सेल की सरफेस है। ये भाई ये इसको दूर रखो यार, ये वायर आ रहा है बीच में। वेट 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 वेट, लेट मी फिक्स द वायर। हो गया। तो ये आपका अगर मेम्ब्रेन है तो सबसे पहले इस पर रोलिंग होनी है, 1 2 3 4 5 रोलिंग होनी है। ये है यहाँ पे है भाई, ये रहा। सबसे पहले आपकी होगी रोलिंग यहाँ पे, फिर उसके बाद क्या है, न्यूट्रोफिल म्यूसिन लाइक CAMS है, वो एंडोथीलियल सेलेक्टिन से बाइंड करते हैं। बहुत सारे वर्ड्स हो गए, रुक जाओ। न्यूट्रोफिल एंडोथीलियल सेलेक्टिन से बाइंड किया, लो एफिनिटी बाइंडिंग है। 100 बात की एक बात, न्यूट्रोफिल सबसे पहले सेल सरफेस पे आया और लो, ये टिश्यू सरफेस बोल देते हैं इसको, टिश्यू सरफेस पे आया और बहुत ही लो एफिनिटी की बाइंडिंग है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और मैं अच्छे से इमेजिन करवाने का ट्राई करता हूँ। वेट, लेट्स गो विद दिस हाइलाइटर, लेट्स गो विद दिस। इमेजिन करो ये आपकी ब्लड वेसल है, देयर इज़ नो हार्म इन इमेजिनिंग, जस्ट नीड टू इमेजिन ये आपकी ब्लड वेसल है। अब इसमें आपका भैया तगड़ा खून बह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं आपका डैमेज हुआ एग्जाम्पल के तौर पे, तो न्यूट्रोफिल सबसे पहले यहाँ पे एक लो एफिनिटी बाइंडिंग करवा देगा, बिल्कुल करवाएगा। लो एफिनिटी बाइंडिंग हो गई न्यूट्रोफिल की। फिर उसके आगे क्या, ये जो लो एफिनिटी बाइंडिंग है, अभी भी यहाँ पे शेयर फोर्स लग रही है, ब्लड की वॉल्यूम की शेयर फोर्स लग रही है, तो वो रोल करता है। यहाँ पे बाइंड हुआ है, लो एफिनिटी बाइंडिंग है, फिर थोड़ा इधर गया, लो एफिनिटी बाइंडिंग है, फिर थोड़ा इधर गया, लो एफिनिटी बाइंडिंग है, फिर ऐसे करते 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 जा रहा है। अब यहाँ पे उसके बाद कीमो अट्रैक्टेंट आता है। कीमो अट्रैक्टेंट जो भी हुआ है वो अंदर से बाहर की सिग्नलिंग हो रही है, वो छोड़ दो। कुछ न्यूट्रोफिल इंटीग्रेंस टू अ हाई एफिनिटी कॉन्फर्मेशन। रोलिंग के बाद आता है एक्टिवेशन, एक्टिवेशन से उसका हाई एफिनिटी अटैचमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एक्टिवेटेड इंटीग्रेंस जितने भी होते हैं। इंटीग्रेंस किसको बोल रहे हैं हम? न्यूट्रोफिल को बोल रहे हैं, न्यूट्रोफिल का एक पार्ट है, आई एम अज्यूमिंग। ये सारे के सारे बाइंड कर गए एंडोथीलियम ICM से हाई एफिनिटी से, बहुत ज़्यादा हाई एफिनिटी से। इसने एक्टिवेट करवाया था और इसने फाइनल यहाँ पे एक्टिवेट हो गई है।
फिर उसके बाद ये एंडोथीलियल सेल्स यानी कि टिश्यू के बीच से अंदर जाते हैं जहाँ पे इनको रिपेयर करवाना होता है। तो भाई क्या हो गए तुम्हारे स्टेज, सबसे पहले हो गया तुम्हारा रोलिंग, वो रोल कर रहे हैं, सेलेक्टिन से बाइंड कर रहे हैं, फिर इंटीग्रिन से उनका हाई एफिनिटी होता है, फिर प्रॉपर एक्टिवेशन होती है, फिर उसके बाद अधेशन हो जाता है यानी कि वो चिपक जाता है, और फिर ट्रांस एंडोथीलियल मेम्ब्रेन के थ्रू वो अंदर चले जाता है। अगला सवाल ये है कि जो नेटोसिस है उसको आप अपोप्टोसिस या नेक्रोसिस से अलग क्यों मानते हो, और इसका पोटेंशियल डाउनसाइड क्या है। तो पहले नेटोसिस किस कंटेक्स्ट में है हम उस बारे में बात करते हैं। तो जो नेटोसिस का कंटेक्स्ट है, ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, बिल्कुल हो रहा है। जो नेटोसिस का कंटेक्स्ट है वो हमारा आता है न्यूट्रोफिल के बिहाफ में, मतलब न्यूट्रोफिल के कंटेक्स्ट में वो चीज़ आती है। न्यूट्रोफिल 3 तरीके इस्तेमाल करता है मारने के। एक हमने पढ़ ही लिया था, थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था कि सबसे पहले था वो फैगोसाइटोसिस था, फिर आपका डीग्रैनुलेशन था, फैगोसाइटोसिस हो गया, डीग्रैनुलेशन हो गया, और फिर आपका बनिस्बत लास्ट में आता है नेटोसिस आता है। नेटोसिस, ठीक है, क्या है नेटोसिस और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। एक्टिव रेगुलेटेड प्रोसेस है ऑफ कोर्स। यहाँ पे न्यूट्रोफिल क्या करता है, फैगोसाइटोसिस और डीग्रैनुलेशन में आपका न्यूट्रोफिल है, फैगोसाइटोसिस में खा लिया, डीग्रैनुलेशन में उसने अपने ग्रैन्यूल छोड़ दिए सामने वाली पार्टी पे, भाई ऐसे रगड़ो। अब यहाँ पे कंट्रोल नहीं है, ये बात ध्यान रखना, नॉन इन्फ्लेमेटोरी है, यहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है, यहाँ पे कोई साइटोकाइन नहीं है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप मैकेनिज्म है। ये क्या है, इसका मतलब क्या है कि रुक जाओ यार, यहाँ पे इतना अच्छे से दिया नहीं है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊँगा और एक सिप लूँगा अपने सूप का। नेटोसिस की डेफिनेशन यहाँ दे रखी है, एक डिस्टिंक्टिव रिलेटिवली, कुछ भी 100 बात की एक बात, आपका जो क्या है, आपका जो न्यूट्रोफिल है वो एक डीकंडेंस्ड क्रोमेटिन जो वो फेंक देता है, जिसके ऊपर एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन होते हैं, वो फेंक देता है आपका सामने वाले के ऊपर। अब ये बात ध्यान रखना, अटैक किस चीज़ से हो रहा है, अटैक डीएनए प्रोटीन मैश से हो रहा है, अटैक हो रहा है डीएनए प्रोटीन मैश से। मतलब ये जो डीएनए किसका है, न्यूट्रोफिल का, न्यूट्रोफिल में डीएनए किसका है, आपका खुद का डीएनए, ये बात ध्यान रखना। तो भाई ये क्या करते हैं, पैथोजन को ट्रैप कर देते हैं, और फिर बाहर से और बाय द वे इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन होते हैं, तो वो एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन अपना काम कर देते हैं। अब दिक्कत यह है कि ये जो डीएनए फेंकता है वो तुम्हारा खुद का डीएनए है, तो यहाँ पे जो तुम्हारा खुद का न्यूक्लियर डीएनए है वो एक्सपोज हो गया इम्यून सिस्टम से। तो अगर कोई ससेप्टेबल इंडिविजुअल हुआ, वो उसको ल्यूपस हो सकता है, उसको ऑटो इम्यून डिजीज़ हो सकती है, जैसे कि ल्यूपस। ओके, लेट्स मूव ऑन। विच ग्रैन्युलोसाइट इज़ बेस्ट सूटेड टू कॉम्बैट अ हेलमिंथ पैरासाइट। सबसे पहले आप ग्रैन्युलोसाइट ना देख के हेलमिंथ पैरासाइट को देखो कि हेलमिंथ पैरासाइट है क्या। तो हेलमिंथ पैरासाइट कोई मोटा लंबा कुछ, मतलब कंपैरेटिवली स्पीकिंग मोटा लंबा है कुछ। अब फैगोसाइटोसिस भाई छोटा सा सेल, ये जगत गुरु कहाँ से मारेगा, नहीं मार पाएगा। तो उस दौरान हमें इसका डीग्रैनुलेशन से कुछ हिसाब किताब करना पड़ेगा। आओ देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो इओसिनोफिल जो है, ये इओसिनोफिल बहुत तगड़े होते हैं। इओसिनोफिल शानदार जानदार होते हैं मारने के लिए। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली पैरासाइट सरफेस के ऊपर डीग्रैनुलेशन करवा देता है, जो कि पैरासाइट के मेम्ब्रेन को, टिश्यू को मारेगा। ठीक है, बाहर से अटैक बाहर से होता है। फेयर इनफ। व्हाट इज़ द की डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स बिटवीन मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल डिस्पाइट देयर फंक्शनल सिमिलैरिटी। आपके मास्ट सेल और बेसोफिल में डिस्टिंग्विशिंग फीचर क्या है? बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है भाई। आओ देखते हैं क्या है भाई डिस्टिंग्विशिंग फीचर। मास्ट सेल्स लॉन्ग लिव, अच्छा हाँ, एरिया का फ़र्क था। जो मस्त सेल्स होते हैं, मास्ट सेल्स होते हैं, वो आपके ब्लड में नहीं होंगे, वो पेरिफेरल टिश्यू में होंगे, यानी कि बाहर के साइड होंगे।
और बेजोफिल जो होते हैं वो आपके ब्लड में होंगे, है दोनों ग्रैन्युलोसाइट्स, वो आपके ब्लड में होंगे, ठीक है। बस और कोई फ़र्क नहीं है यहाँ पे, मेन फ़र्क यही है, पोजीशनिंग की फ़र्क है। काम दोनों का बहुत सिमिलर है, बहुत सिमिलर काम है इन दोनों का। क्या काम है? क्या काम है यार दोनों का? फंक्शनली दोनों सिमिलर हैं, दोनों हिस्टामीन रिलीज़ करते हैं, आईजीई रिस्पॉन्सिव हैं, एंटी एलर्जी और पैरासिटिक इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं दोनों के दोनों, बट मास्ट सेल्स रहते हैं थोड़े पेरिफेरल में। दमादम मस्त कर दूँ। लास्ट सवाल ये है कि व्हाट रिसेप्टर डू मास्ट सेल एक्सप्रेस, जो उनको लिंक करता है अडेप्टिव इम्यून सिस्टम से और बाइंडिंग टू द, एंड व्हाट डज बाइंडिंग टू द रिसेप्टर ट्रिगर। भाई मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था और भाई साहब मुझे कसम से एक ढेले भर का कुछ याद ही नहीं है। तो पढ़ा मैंने कुछ दिन पहले ही है, मज़े की बात ये है। लेट मी टेक अनदर सिप ऑफ दिस फाइन बेवरेज देन आई विल मूव ऑन। What do you guys do? What do you guys do for fun, bro? I don't do anything. I do. चलो. I am now doom scrolling, by the way. और let me know if this voice, this क्या बोलते हैं, ये जो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है ये बहुत ज़्यादा तो नहीं है? लेट मी नो, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा है। चलो 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 चलो। मज़ा आता है भाई कॉफ़ी पीने में। कॉफ़ी नहीं है, सूप पीने में। मास्ट सेल्स जो है वो FC एप्सिलॉन RI एक्सप्रेस करते हैं। क्या है ये हाई एफिनिटी रिसेप्टर है IgE का, ठीक है। IgE क्या है? IgE अडेप्टिव इम्यून प्रोडक्ट है। IgG, IgE, IgA सारे एंटीबॉडीज़ हैं जो कि अडेप्टिव इम्यून का पार्ट होते हैं। अगर एलर्जन क्रॉस लिंक करता है IgE से, और जो ऐसा IG जो बाइंड कर रखा है मास्ट सेल के ऊपर, तो एक एक्सप्लोसिव डीग्रैनुलेशन होती है, समझ रहे हो? और अगर ये बहुत ज़्यादा होने लगे तो आपको टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी भी हो सकती है। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। आओ आगे बढ़ते हैं। आई एम वेरी मच फकिंग बोर्ड, बट ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं। आओ ठीक है, ये हमारा लास्ट चंक है। इसके बाद मैं ये वीडियो समाप्त कर दूंगा और नेक्स्ट टाइम हम कुछ और वीडियो पढ़ेंगे, कोई और वीडियो पढ़ेंगे। जाओ देखते हैं भाई क्या सीन है यहाँ पे। सवाल कहाँ है इसके? अच्छा सवाल नीचे ही है ब्रो। वैसे है क्या, तो हमने इनेट सेलुलर इम्यूनिटी जो थी वो पढ़ ली है। अब ये क्या है, ये शायद इनेट सेलुलर इम्यूनिटी का पार्ट 2 है। यहाँ पे नॉन ग्रैनुलर सेल्स की बात करते हैं। हाँ, अब ये ए ग्रैनुलर है, यहाँ पे कोई ग्रैन्यूल नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे आपके मोनोसाइट, मैक्रोफेज, डेंड्राइटिक सेल और नेचुरल किलर सेल आते हैं। मोनोसाइट, मैक्रोफेज, डेंड्राइटिक सेल और नेचुरल किलर, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। अब देखते हैं पहला सवाल। आर्जिनिन मेटाबॉलिज्म फोर्क के बारे में बताया जाए। विच एंजाइम कंटेन्स डोमिनेट्स इन M1 वर्सेस M2 मैक्रोफेज। और अब भाई इसके लिए मुझे फ़ोटो चाहिए, तो मैं ज़रा एक फ़ोटो निकाल के लेके आता हूँ, वेट।
कहाँ निकाला है? अरे फाइनली मालिक का घर बन गया। तुषार, हाँ बादशाह का घर बन गया। हाँ बन गया। पूरे 100 साल लगे ये घर बनाने को। पूरा एक बार ठीक से चेक कर लेना। हाँ मैं चेक कर लेता हूँ। और हाँ तुषार, वो ब्लूप्रिंट के पीछे ना बादशाह की छोटी बच्ची ने एक ड्राइंग निकाला था, उसको फाड़ के फेंक देना, ठीक है? We cannot compete with millions of dollars of the big box gyms spent on advertisement. Where we win is customer service, bad. कल आ रहे थे रूम से कंपनी, गेट पे बोल रहा है तुम्हारा एंट्री नहीं होगा। हम बोले रे तेरी माँ का, पहचान रहे हमका? तैयार हो जाओ से। Did you know that I hate mangoes is actually not an opinion? It's a personal fact. You say mangoes are bad. That's an opinion. It's not an opinion whether you like mangoes. It's a fact about you. Thinking that no one should eat mangoes at all, that's an opinion. Did you know that I hate mangoes is actually not an opinion? It's a personal fact. You say mangoes are bad. That's an opinion. 2034 से सामान खरीद के लाए आप, 2018 में यूज किया और अब 2026 में मुझे आप ये बात बता रहे हो। मैं कैसे बुक्स मेंटेन करूंगा सर, आप ही मुझे बताइए। आप फ्यूचर से जाके रिफंड लेकर आ गए हो तो अभी तो उसको इनकम में ही दिखाना पड़ेगा ना। कैसी बात को 1940 पंजाब से सामान लेके आ गए हो आप, IGST लगेगा, CGST, आप पे मुकदमा चलेगा देशद्रोह का। अब पाकिस्तान है वो। हेलो सर, आप 1998 में जा ही रहे हो तो एक साइन मेरे दादाजी से करवा के ले आओगे आप। और मेरे पापा को कहते हैं ना कि LIC बदले, कह रहे हो 15 सेंचुरी से सामान खरीद के लाए हो आप। अरे तो मेरे को रिसीट चाहिए होगा। चलो आप अकबर से मेरे लिए डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करा के ले आओ। नहीं सर, 2055 में जाके मैं अभी से GST फाइल नहीं कर पाऊँ। There are two legends. खाने में क्या पसंद? Sorry to wake you up so alarmingly. You are actually probably sitting on the most safest place in the world right now. What I'm going to tell you now is going to... ये लड़की हमें जंगल में बेहोश मिली, बारिश में भीगने के कारण इसकी हालत बहुत खराब है। What's that? What? That? Turtleneck? What do you care? You don't wear turtlenecks. Can I just get the groceries so we can eat? I got a ton of homework I need. Mom, don't! Who gave you that? None of your business! What's your problem anyway? Can you go 5 seconds without butting into my life? What? It wasn't her, Mom. I swear. You always think you know everything, but you're wrong. You're dead wrong this time. I think you and I need to have a little talk. But I did. I suppose you have a good explanation for this. Not really. Lois, I'm sorry. I'm not gonna lie to you. I gave him the hickey to keep him from doing something really stupid. Excuse me? I'm not saying I was smart either, but there's this girl that Malcolm's been chasing, and she's really bad news. She's sexually active, and I'm pretty sure she's into drugs, and the only reason why he's interested in her is because he's so insecure about himself. Got into this fight. I was saying that he could do so much better, and he said that nobody liked him anyway, and I was telling him that a lot of girls liked him because he's sweet and cute and funny, and then he kind of grabbed me and we started kissing, and I couldn't stop because then he would think I was making the whole thing up, and... Sorry. No one else did it. Wow, that's a pretty convincing lie for just winging it. What's up, gang? Let's go. I don't know how much of that you heard. I was just doing shit. अब DC फैगोसाइटोसिस की क्योंकि हम बात कर रहे थे तो हम इसी पे थोड़ी और चर्चा करते हैं कि DC बहुत तगड़े फैगोसाइटिक होते हैं। पैथोजन डिस्ट्रक्शन
और रिमूवल जो है वो कंपैरेटिवली माइनर फंक्शन है, और ज़्यादातर जो बाकी के फैगोसाइट्स हैं वो पैथोजन क्लियरेंस कर देते हैं। डीसी का डोमिनेंट रोल टी सेल एक्टिवेशन में होता है, ये हमने पढ़ ही लिया था। अब भाई आपने बोला था एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, वो बात तो सही है, इट्स द सेम थिंग इफ़ यू थिंक अबाउट इट। अब 3 तरीके के सिग्नल होते हैं, एक होता है MHC, TCR एंगेजमेंट, को स्टिमुलेशन और साइटोकाइन। भाई ये मैं आसान भाषा में कैसे लेके आऊँ मुझे नहीं पता। फक, देयर आर एंट्स एवरीवेयर ब्रो, एवरीवेयर आई लुक देयर आर एंट्स। This one.